एक चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो इसको घोल के पीने की हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। पहला पॉइंट तो मेरा ये है आपको समझाने वाला। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस टाइम के साथ बढ़ी है। उसका उसका सिंपल सा रीज़न ये रहा है क्योंकि डिवोर्स का रेट बहुत बढ़ रहा है, सेपरेशन का रेट बढ़ रहा है, शादियाँ ज़्यादा टूट रही हैं। शादियाँ ज़्यादा टूट रही हैं तो गार्जियनशिप का सवाल खड़ा हो रहा है कि हु विल बी द गार्जियन, किसको कस्टडी दी जाएगी, ठीक है? ये सवाल अब बहुत ज़्यादा खड़ा हो रहा है, पहले उसकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक? जितनी आजकल के टाइम में पड़ने लगी है उतनी पहले ज़रूरत नहीं होती थी। अब क्यों इसकी इतनी ज़रूरत पड़ रही है हमें स्पेशली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में, क्योंकि अब डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। डिवोर्स का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब सवाल आता है कि बच्चे की कस्टडी कहाँ जानी है, ठीक है? तो ये गार्जियनशिप का रोल बहुत बढ़ चुका है। बच्चे के पास प्रॉपर्टी है, हु विल बी द गार्जियन, और कौन प्रॉपर्टी देखेगा। पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं तो कई बार वैसे करते हैं कि उनको खुद को कुछ नहीं आइडिया होता, तो अपनी विल में ही अपने बच्चे के लिए एक अपने बाद के लिए गार्जियन अपॉइंट कर जाते हैं कि हमारे बाद ये होगा। नेचुरल गार्जियन तो देखो पेरेंट्स हैं ही, पेरेंट्स से ऊपर फिर कोई नहीं होता है गार्जियन। लेकिन ये पेन नहीं चल रहा, लेकिन ये चीज़ जो आपको डील करनी पड़ेगी वो सिर्फ आपको इतनी डील करनी पड़ेगी कि अब कौन, अगर पेरेंट्स नहीं है तो फिर कौन, या पेरेंट्स के बाद कौन। तो कई बार पेरेंट्स क्या करता है ना कि अपनी लाइफ में ही अपने बच्चे के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अगर हम नहीं रहेंगे ना तो हमारे बाद ये इंसान रह लेगा। या मान लो सेपरेशन हो रहा है तो बच्चे की कस्टडी दी जा रही है, तो फिर कस्टडी किसको जाएगी? नेचुरल गार्जियन कौन है, कितने केसेस में फादर है, कितने में मदर भी है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। अब आप यहाँ देखिए कि इसको बिल्कुल नहीं रटना है। फर्स्ट में वही शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, ये है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। अब कौन है जो हिंदू हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। हिंदू कौन कौन हो सकते हैं? हिंदू बाय रिलीजन हो सकते हैं, बाय कन्वर्जन हो सकते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये सब हिंदू हैं। ये तो आप कर ही चुके हैं, सभी एक्ट में हमने हर बार रिपीट करा है। और किस पर अप्लाई नहीं होगा, किस इंसान पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा? जो हिंदू नहीं है। हिंदू कैसे नहीं है? या तो वो मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है, अगर ऐसा कुछ है तो भी उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो फिर हिंदू नहीं रहेगा। अब बच्चा कौन, किस बच्चे पर ये अप्लाई होगा? जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था अडॉप्शन वाले में, तो ये भी सेम है कि कोई बच्चा, कोई भी बच्चा लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, या तो उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हो, या दोनों में से एक पेरेंट्स हिंदू हो, या फिर अपब्रिंगिंग ऐसे हो रही हो, या कन्वर्जन रिकन्वर्जन हो। तो ये तो सारा चक्कर ही वही है, ठीक है? एक बार बता दूं या याद है? एक बार आप लोग बताओ मुझे, ये याद है या सेक्शन 3 एक बार करा दूं? टेल मी एवरीवन, याद है या सेक्शन 3 एक बार करा दूं, जैसे ठीक लगे। सेक्शन 3 एक बार करा दूं या याद है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिनको नहीं भी याद है ना, जो बच्चे रिकॉर्डेड ले रहे हैं, अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट पे उस पे देख लेना। अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट पे बिल्कुल सेम सेक्शन है, वहां मैंने अच्छे से समझा रखा है, पिछली क्लास में हो रखा है, तो उसको देख लेना प्लीज। जिसको नहीं याद है वो उसको अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट वाली क्लास में देख लेना, बिल्कुल सेम सेक्शन है ये, उसी का ही। डेफिनेशन पे आप, अब कुछ चीजें डेफिनेशन रटने वाली नहीं है लेकिन सेक्शन याद रखना। तो आपका जो एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, उसमें माइनर को कहाँ डिफाइन करा है, ये मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। तो कहाँ डिफाइन करा है? सेक्शन 4 क्लॉज ए। सबसे पहले तो हम ना कहाँ घूमते हैं कि सेक्शन 4, क्योंकि हमें 2 और 3 देखने की आदत है ना, तो वो दिमाग थोड़ा नहीं चलता है। गार्जियन कहाँ दिया है? बी में। सबसे पहले माइनर। अब देखो एक चीज कैसे ही याद रख लो इसको, सबसे पहला सुप्रीम आपके लिए कौन है? यहाँ पे माइनर है। आपको किसका इंटरेस्ट देखना है? माइनर का इंटरेस्ट देखना है। तो आप माइनर के इंटरेस्ट को देखोगे ना तो पहले माइनर ही है, बाद में गार्जियन है। डिक्शनरी ऑर्डर से नहीं है ना। अब माइनर कौन है? अब सिंपल सी बात है, माइनर वही है एक ऐसा इंसान जिसकी अभी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं हुई है। वो इंसान माइनर है जिसने अभी अपनी 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है, हु इज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स।
तो वो आपके लिए माइनर होगा। ठीक है, गार्जियन कौन है? देखो सबसे पहले गार्जियन क्या कह रहा है ये, अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी और बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो कोई भी ऐसा इंसान जो उस चीज की केयर कर रहा है, उस चीज का ध्यान रख रहा है, उसको माइनर की जगह पे होल्ड करता है, या माइनर को ही होल्ड कर रहा है, माइनर का ही ध्यान रख रहा है, या तो माइनर को, उसकी प्रॉपर्टी को, या उससे जुड़ी किसी भी चीज को। अब कितने तरह के गार्जियंस होते हैं ये हमने मुस्लिम लॉ में भी बहुत अच्छे से पढ़े थे। नेचुरल गार्जियन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितना रोल इस चीज का मुस्लिम लॉ में था ना, हिंदू लॉ के क्वेश्चंस में उतना रोल नहीं है। वहां रोल थोड़ा ज्यादा था, वो वली और ये सारा कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता था एग्जाम में। यहाँ पे उतना पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप जितना दिमाग लगाना चाहो, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को तो बिल्कुल घोल कर ही पी लो, है ना। तो नेचुरल गार्जियन, नेचुरल कौन होते हैं? पेरेंट्स, बायोलॉजिकल जो मदर हैं और फादर है, ये आपके नेचुरल गार्जियन हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये सेक्शन 6 में और डिटेल से बताया गया है कि कौन कौन और लोग नेचुरल गार्जियन की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? अ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द विल ऑफ द माइनर्स फादर और मदर। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। पहला तो विल, दूसरा माइनर के माता या पिता, यानी विल में गार्जियन अपॉइंट किसको करने की राइट है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर को है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मदर भी विल के थ्रू अपने बच्चे के लिए गार्जियन अपॉइंट कर सकती हैं। एक क्वेश्चन ये। अब विल क्यों लिखा मैंने? देखो जहां पे भी विल शब्द पढ़ लोगे ना, टेस्टामेंटरी दिमाग में ले आना। विल है तो टेस्टामेंटरी, तो नेचुरल गार्जियन और सेकंड पॉइंट पे टेस्टामेंटरी गार्जियन। अब टेस्टामेंटरी, क्योंकि एक बारी को वो आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि कहाँ दिया हुआ है टेस्टामेंटरी गार्जियन। गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो गार्जियन, ये क्या कहा था हमने इन्हें जब मुस्लिम लॉ में पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं ये डी जोरे से मैच हो रहा है ना, अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो डी जूरे गार्डन, डी जूरे गार्डन हो जाए, गार्जियन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एक होता है कि डी फैक्टो गार्जियन भी एक चीज होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान ना, मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक बच्चा है तो उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, तो फैमिली मेंबर तो कोई रहता ही नहीं है आसपास। फैमिली इंडिया में रहती है, पेरेंट्स कहीं और रह रहे हैं, किसी मान लो दूसरे देश में रहते हैं, लंदन रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का कोई रिश्तेदार तो है नहीं। अब जब पेरेंट्स काम से जाते हैं या कभी बीमार हो जाते हैं या कभी किसी बिजनेस ट्रिप पे उन्हें एक एक वीक के लिए जाना पड़ता है, तो वो बच्चे को किसके पास छोड़कर जाते हैं? उनके एक फ्रेंड हैं, उनके नेबर भी हैं, और वो जब से लंदन आए हैं वही लोग उनके दोस्त हैं। ऑल्दो उन लोगों का उन दूसरी फैमिली से कोई बाय बर्थ या बाय ब्लड कोई रिश्ता नहीं है, बस वो दोस्त हैं और बराबर में भी रहते हैं, उनके बिल्कुल बगल में घर है। तो अब जब भी वो लोग बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं तो अपने बच्चे उन्हीं के ही पास छोड़कर जाते हैं। बच्चे भी घुल मिल चुके हैं, उनके पास रहते हैं। अब मान लो कि एक हादसे में उनके माता पिता की डेथ हो जाती है, तो अब बच्चों को तो लंदन में उन्हीं लोगों के पास रहने की आदत है। अगर कोर्ट बच्चों को वहां भेजेगा भी इंडिया, तो कभी ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहे नहीं है, बच्चों को आदत नहीं है, बच्चे रहेंगे ही नहीं, छोटे बच्चे हैं, रोएंगे, परेशान करेंगे। तो वो लोग जो लंदन में उनके बगल में रहते थे, जो उनके नेबर भी थे, फ्रेंड्स भी थे, तो वो क्या करते हैं ना कि उनकी डेथ के बाद से खुद ही बिना किसी के कहे बच्चों का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अपने घर में रखते हैं, उन्हें स्कूल भेजते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनका सारा काम करते हैं जैसे वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो उन्हें उनके पेरेंट्स विल में अपॉइंट नहीं करके गए, टेस्टामेंटरी गार्जियन तो वो है नहीं, नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, कोर्ट ने उन्हें अपॉइंट नहीं करा है, तो डी ज्यूरे भी नहीं है। तो ऐसे गार्जियन जो खुद ही पिक्चर में आके खुद आगे बढ़कर बच्चों का ध्यान रखने लगते हैं किसी भी वजह से, अब वो चाहे भले में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात की बात होती है, लेकिन ऐसे गार्जियन को हम डी फैक्टो गार्जियन कहते हैं। डी फैक्टो गार्जियन का जो पॉइंट होता है ना, कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि ऐसे तो कोई भी, अगर बच्चे के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है
बहुत पैसा है, घर है, तो लालच में कोई भी बीच में जंप मार के उनका गार्जियन बनने लग जाएगा। तो इसीलिए कोर्ट कहता है कि अगर आप डी फैक्टो गार्जियन बन रहे हैं ना, तो आपको उस बच्चे का ख्याल रखने का तो अधिकार है, सब है, लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। जबकि एक बारी को डी जूरे और टेस्टामेंटरी गार्जियन फिर भी कोर्ट की परमिशन से कुछ हद तक उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, डी फैक्टो गार्जियन नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट को ऐसा लगता है कि हो सकता है आप इसीलिए इस चीज में घुसे हो। अब एक डिफरेंट सा सवाल उठा, आपका एक केस था रमेश तुकाराम गाधवे वर्सेस सुमनबाई वमन राव गोंदकर, 2008 का केस था ये। तो उसमें सवाल उठा कि क्या कोई फर्क है कस्टडी और गार्जियनशिप में, क्या कोई फर्क है कस्टडी में और गार्जियनशिप में? तो द आंसर इज यस, बिल्कुल फर्क है कस्टडी में और गार्जियनशिप में। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बच्चे की कस्टडी होती है, ठीक है, उनकी कस्टडी बच्चों को, जैसे हमने मुस्लिम लॉ में ही क्या पढ़ा था कि फादर होते हैं नेचुरल गार्जियन, मगर कस्टडी मदर को दे दी जाती है कुछ कारणों की वजह से, बच्चे की एज की वजह से या लड़की होने की वजह से कस्टडी किसको दे दी जाती है? मदर को। तो इस पिक्चर में क्या है, कस्टडी मदर के पास है, लेकिन नेचुरल गार्जियन अभी भी फादर ही है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि कस्टडी और गार्जियनशिप एक ही टर्म में यूज हो। नेचुरल गार्जियन के लिए क्या होता है कि उनके पास अगर कस्टडी है तो वही गार्जियन है, कई बार कस्टडी गार्जियन के पास होती है। अब मान लो कि ये जो बच्चे थे, दो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन अपनी डेथ से पहले उन्होंने अपनी विल में टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट कर दिया था मिस्टर पी को, ठीक है, अपने बच्चों के लिए। अब मिस्टर पी क्या बन गए यहाँ? टेस्टामेंटरी गार्जियन, और वो भी उनकी पेरेंट्स की चॉइस के, है ना, पेरेंट्स ने तो किया है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो उनके पास रहने को तैयार नहीं। बच्चा है 3 साल का, जो चाइल्ड है ये हमारे टेस्टामेंटरी गार्जियन है। जो हमारा चाइल्ड है वो मान लो 3 साल का है और वो भी फीमेल, और ये है मेल। अब इनसे इतना छोटा बच्चा नहीं बच समझेगा, इनकी कोई पत्नी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब कोर्ट को क्या लगाना कि भाई ऑल्दो विल से अपॉइंट जो है गार्जियन वो पे ही है, लेकिन ये जो 3 साल का फीमेल चाइल्ड है ना, ये अपनी मान लो मौसी यानी मैटरनल आंट, इनके पास ज्यादा अच्छे से रह पा रहा है, रो नहीं रहा है, ये उसको अच्छे से पाल पा रही हैं, सारी चीजें हैं। तो को अब किसी भी कीमत पे मैटरनल आंट तो गार्जियन नहीं बन सकती, क्योंकि माता पिता की एक विल है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चे का गार्जियन तो मिस्टर पी ही होंगे। तो मैटरनल आंट यानी जो मौसी है बच्चे की, 3 साल के बच्चे की, वो गार्जियन तो नहीं बन सकती। लेकिन जैसे ही बच्चे को मिस्टर पी को देते हैं, बच्चा रुकता भी नहीं है, बच्चा परेशान कर रहा है, पेरेंट्स को याद कर रहा है, और लड़की भी है तो और 10 चीजें हैं। तो अब क्या होता है ना कि कोर्ट थोड़े समय के लिए, कि जब तक ये बच्ची समझदार नहीं हो जाती, बच्चे के बेटरमेंट के लिए, अब इस एक्ट में एक चीज ध्यान रखना कि जो सबसे सुप्रीम है वो बच्चे का इंटरेस्ट है। तो इस केस में कोर्ट को लगा कि ये 3 साल की बच्ची मिस्टर पी से तो नहीं संभलेगी, तो वो उसकी कस्टडी किसको दे देते हैं? उसकी मौसी को दे देते हैं। तो जब बच्चे की कस्टडी मौसी के पास है तो क्या गार्जियन हो गई मौसी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गार्जियन तो मिस्टर पी ही है, डिसीजन जो लेना है, जो डिसीजन गार्जियन का है वो मिस्टर पी ही लेंगे, लेकिन बच्ची के बेटरमेंट के लिए उसकी कस्टडी उसकी मौसी को दे दी गई है। बताओ समझ आया या नहीं? तो हमेशा कस्टडी और गार्जियनशिप दो अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज नहीं है ये। बताओ क्लियर है हम यहाँ तक? कस्टडी और गार्जियनशिप दो अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा इतना अटेंटिव रहकर पढ़ा करो कि अगर मैं कोई चीज स्किप करा देती हूँ ना तो अपने बैरिक से उसको छोड़ दिया करो, ताकि आपको एग्जाम में पता रहे कि इस पे टाइम नहीं खराब करना आपको। चलिए, वेरी गुड। ओके, पारुल और तथागत, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर।
अब देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि बच्चे का हिंदू होना ज़रूरी है, क्योंकि हम हिंदू गार्जियनशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, और गार्जियन को भी आपको काफ़ी हद तक हिंदू ही रखना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है। बाकी कोर्ट जाने। तो क्या कह रहा है सेक्शन 6 आपका, पहले तो इसे सेक्शन नंबर पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर कहाँ दिया है, तो सेक्शन 6 का नंबर याद रख लेना। अब क्या कह रहा है, द नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके पर्सन प्रॉपर्टी के लिए एक इंसान है। अब ये अनडिवाइडेड वाला छोड़ दो, अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसमें तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि आप गार्जियन अपॉइंट कर जाओगे, लेकिन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में भी आप कब कर सकते हो ऐसा, जब कोर्ट परमिशन दे। कोर्ट कहेगा कि नहीं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी इस बच्चे के लिए उस प्रॉपर्टी का भी गार्जियन होना है, तो हो जाएगा। कोर्ट सब कर सकता है। कोर्ट भी कौन सा कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, आगे लिखा होगा ये। तो फिलहाल किसी भी बच्चे के लिए, एक हिंदू चाइल्ड के लिए उसकी प्रॉपर्टी उसका कौन है गार्जियन, तो कुछ पॉइंटर्स हैं इसमें हमारे। तो पहले ये क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ अ बॉय और अनमैरिड गर्ल, एक लड़का या फिर अनमैरिड गर्ल, द फादर, ये एमसीक्यू के लिए यहाँ पे मार्क कर लो। आगे की कहानी तो हम सुनते ही रहेंगे, बट फॉर द एमसीक्यू यहाँ पे इसे मार्क कर लो, द फादर और उनके बाद मदर। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 6 का क्लॉज एक क्या कह रहा है, सबसे पहले एक बॉय या फिर अनमैरिड गर्ल के लिए कौन है नेचुरल गार्जियन, फादर है, और उनके बाद कौन है, मदर है। ये हो गया हमारा जनरल रूल। अब हम आते हैं आगे। प्रोवाइडेड दैट द कस्टडी, अब यहाँ पे वही गार्जियनशिप और कस्टडी दोनों दो अलग बातें हैं। गार्जियनशिप ऊपर आपको बता दी है कि अगर एक लड़का है और एक अनमैरिड लड़की है तो सीधी सी बात है गार्जियन कौन है, पहले फादर है और फादर के बाद मदर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है गार्जियनशिप की बात वहां खत्म हो गई, अब बात आ गई कस्टडी। कस्टडी ऑफ अ माइनर who has not completed the age of, प्लीज एज को भी मार्क करो, 5 years। ठीक है, custody of a minor who has not completed the age of 5 years shall ordinarily be with a mother। अब एक बात सुनो, मान लो कि बच्चे हैं, दो हस्बैंड वाइफ थे, उनका सेपरेशन हो गया किसी वजह से। ठीक है, उनका डाइवोर्स हुआ, सेपरेशन हो गया, वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब जब वो अलग हो गए हैं तो उनके एक 3 साल का बेटा है, 3 साल का बेटा है। अब ये जो 3 साल का बच्चा है, अब इसका जो नेचुरल गार्जियन है वो तो सिंपल सी बात है फादर ही है, लेकिन इसकी एज को देखते हुए, ये फ्रजाइल है, छोटा है, इसको देखते हुए इसकी कस्टडी किस पे है, इसकी कस्टडी मदर के पास है। क्या मदर को कस्टडी देने से मदर गार्जियन बन गई, नो। तो ये है कि अगर फादर गार्जियन है तो वो ये क्लेम करेगा नहीं नहीं कस्टडी भी मेरी है, अब तो नहीं। कस्टडी और गार्जियनशिप दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से कस्टडी को बदला जा सकता है। फादर नहीं रख सकता है इतना छोटा बच्चा, मदर को दे दिया जाएगा। बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड, कहीं कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि मदर बेकार है, मदर को देने से बेटर है कि फादर को ही दे दो, तो फिर चाहे बच्चे की एज कोई भी हो, बच्चे का इंटरेस्ट पहले है, अगर फादर को देना ज्यादा बेटर है तो फादर को दे दिया जाए। दूसरा केस क्या कह रहा है, इन केस ऑफ इलेजिटिमेट बॉय या फिर इलेजिटिमेट अनमैरिड गर्ल। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, ऊपर वाले केस में ना बच्चा क्या था, लेजिटिमेट था, नीचे वाले में इलेजिटिमेट है। इलेजिटिमेट में मदर ही है सबसे पहले गार्जियन। कारण क्या होता है कि ये बायोलॉजिकल मदर है, बच्चा इलेजिटिमेट है, लेकिन ना ये जो फादर है इनसे बेटर ध्यान रख सकती हैं ये। तो इलेजिटिमेट बच्चों के केस में क्या करा जाता है कि फादर से ज्यादा प्रीफरेंस किसको दे दी जाती है, मदर को। और ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, आ सकता है। अब लड़की की अगर शादी हो गई है तो बात ही खत्म है, फिर कौन है, हस्बैंड है। फिर तो बच्ची चाहे लेजिटिमेट है कुछ भी है, शादी हो चुकी है तो गार्जियन है हस्बैंड। अब प्रोवाइडर देखो, provided that no person shall be entitled to act as the natural guardian of a minor under the provision of section if he has ceased to be a Hindu।
अब ऊपर फादर को नेचुरल गार्जियन बताया था, इलेजिटिमेट बच्चों के केस में मदर को गार्जियन बताया था, नेचुरल गार्जियन। लेकिन अगर वो अब हिंदू ही नहीं रहे हैं तो अब वो गार्जियन भी नहीं रहेंगे, ठीक है। अब कोर्ट अपने आप देखेगा। और या फिर उसने दुनिया ही छोड़ दी है, संन्यास ले लिया है, तो अब वो क्या ही बच्चों को देखेंगे, ठीक है। अब तो उन्हें कोई इस चीज से मतलब ही नहीं है। तो फादर, अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है जो क्वेश्चन भी होगा आपके लिए कि इस सेक्शन के अंदर जो फादर और मदर शब्द यूज हुआ है ना, वो स्टेप फादर या स्टेप मदर के लिए नहीं हुआ। स्टेप फादर और स्टेप मदर नेचुरल गार्जियन नहीं बनाए जा रहे हैं सेक्शन 6 में, समझ रहे हैं ना। सेक्शन 6 में स्टेप फादर और स्टेप मदर को गार्जियन नहीं बनाया जा रहा है। टेल मी, यहाँ तक समझ आया? प्लीज टेल मी, सेक्शन 6 क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 इस एक्ट में। सेक्शन 6 क्लियर है? ओके पारुल तथागत, बाकियों को क्लियर नहीं है क्या? ओके जतिन, अब देखो ये चीज तो हमने पढ़ी है कि अब अगर अडॉप्शन हो गया है ना, तो अब सब ऐसे जुड़ जाता है जैसे वो यही जन्म लिया हो उन्होंने, उस बच्चे ने। तो सेक्शन 7 सिंपल सी चीज कहता है, नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। अब जब अडॉप्टेड बच्चा है, ओके शुभांश, तो बिल्कुल ये मान लिया जाता है जैसे उनका जन्म ही यही हुआ है ना। तो नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन अडॉप्टेड सन who is a minor passes on adoption to the adoptive father और after him adoptive mother। यानी अब जो उसके नेचुरल गार्जियन होंगे वो उसके बायोलॉजिकल नहीं होंगे, बायोलॉजिकल फादर नहीं है अब उसके लिए नेचुरल गार्जियन, अब उसके लिए नेचुरल गार्जियन अडॉप्टिव फादर हैं, ठीक है। और उनके बाद बायोलॉजिकल मदर नहीं होंगी गार्जियन, उनके बाद जो गार्जियन होंगी वो अडॉप्टिव मदर होंगी, ठीक है। पावर ऑफ अ नेचुरल गार्जियन, कोई केस तो नहीं कराना? हाँ जी, एक चीज, एक दो बातें सुन लो। यहाँ पे एक केस था, सबसे पहले तो मदर को नेचुरल गार्जियन अब मान लिया गया है फादर के बाद, ये ध्यान रखना। और कुछ केसेस में ऐसा होता है जब लगता है कि फादर की सूटेबिलिटी नहीं है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। रोशन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा 2005 का केस है, ठीक है। केस का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि दो हस्बैंड वाइफ झगड़ देते आपस में, वही डाइवोर्स के केस, बहुत झगड़ा, बहुत एरोगेंस। अब नई नई शादी हुई थी, उसके बाद शादी के 2 3 4 महीने बाद ही झगड़े शुरू हो गए थे, ठीक है। ऑल्दो शी वॉज प्रेग्नेंट बट झगड़ा, शी वॉज 1 month प्रेग्नेंट और शादी को 5 month हुए थे। तो तभी से ही ना इनके झगड़े चालू हो गए थे, चीखना चिल्लाना सब कुछ। और कई बार उसने, फादर ने हाथ भी उठाया था लेडी पर वाइल शी वॉज प्रेग्नेंट। तो यहाँ पे इन झगड़ों का कोई किस्सा ही नहीं खत्म हो रहा था, झगड़ते ही रहते थे। जुडिशियल सेपरेशन में कभी जा रहे हैं, उनसे कोर्ट कह रहा है थोड़े दिन तो साथ रह लो, 1 साल तो काट लो, शी इज प्रेग्नेंट, ये वो है। जैसे तैसे साल कटे, कुछ साल वो रहे, तो वो बच्चे का भी जन्म हो गया, झगड़े अपनी जगह पर ही रहे। तो अब वो दोनों फाइनली 3 साल बाद, 2.5 3 साल बाद कोर्ट जाते हैं कि भाई अब तो नहीं रह रहा है, ना रहा जा रहा है। अब बच्चा कितने साल का है इस केस में? 2.5 साल का बच्चा। अब जब 2.5 साल का बच्चा है और ये जो कोर्ट के पास जाते हैं, तो कोर्ट क्या कहता है कि देखो गार्जियन तो फादर ही होता है ना। कस्टडी किसको मिलनी चाहिए? मदर को। तो जनरल रूल तो यही कहता कि गार्जियन कौन होगा? फादर होगा, और कस्टडी किसको मिल जाएगी? मदर को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये जो बेंच थी, इसने फर्दर कहा कि फादर की सूटेबिलिटी भी देखी जाएगी यहाँ पे। अब जो कस्टडी है, कम से कम ये है कि अगर ये बच्चा बड़ा भी हो जाता है और मदर से कस्टडी जाने लगती है, अगर फादर सूटेबल नहीं है वहां पे कस्टडी लेने के, तो फादर को कस्टडी नहीं दी जाएगी। अब वहां पे फादर क्या क्लेम कर रहा था इसी केस में कि मैं रिच हूं, मेरे पास पैसा भी ज्यादा है, मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, मेरे पे अपना घर है, मैं इसको सब कुछ बेटर दे सकता हूँ, तो गार्जियनशिप कस्टडी सब एक साथ मुझे दे दो। तो कोर्ट ने कहा आप अपनी सूटेबिलिटी अभी अपने पास रखिए, बच्चा छोटा है, कस्टडी मदर को ही देंगे।
मदर को इसकी कस्टडी लेने दो बच्चे की। अगर आपके पास, आप रिच हैं और आपके पास घर है, तो मदर के पास बच्चा रह रहा है, वहां पहुंचाओ ना उसको रिसोर्सेज, दो उसको, उतने पैसे दो, एक घर खरीद के दे दो, जितने रेंट पे ही लेके दे दो जितना आपका बच्चा पाल रही हैं, वो बच्चा उनका भी है। कस्टडी तो अभी जब तक इतना छोटा बच्चा है मदर को ही देंगे। तो आप अपनी सूटेबिलिटी का गाना नहीं गा सकते, तो बच्चे की कस्टडी के लिए आप सूटेबिलिटी का गाना नहीं गाएंगे, इतना छोटा बच्चा है, मदर को कस्टडी दी जाएगी। लेकिन अगर कुछ केसेस में ऐसा पाया जाता है कि बच्चा इतना छोटा है, वही 2.5 साल का बच्चा है, लेकिन कस्टडी के लिए मदर सूटेबल नहीं है, कोई इमोरल लाइफ जीती हैं, बच्चा उनके पास चला गया है ज़बरदस्ती क्योंकि छोटा है। क्योंकि एक केस देखा गया था कि क्या था, बच्चा 2-3 साल का बच्चा था, अब पहले वो अपने पति से अलग हो जाती हैं, अच्छी खासी एलिमनी लेती हैं, और फिर उसके बाद बच्चे की कस्टडी उनको मिलती है, जो कि वो चाह नहीं रही होती, पर बच्चा इतना छोटा था कि उसकी वजह से उसकी कस्टडी उसकी मदर को देनी पड़ी। और शायद ब्रेस्ट फीडिंग का भी कोई चक्कर था कि ब्रेस्ट फीड करता था बच्चा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्हें ज़बरदस्ती मिल गया ना, तो वो क्या करती थी, पूरा दिन इधर उधर घूम रही हैं, बच्चा मेड के पास पड़ा हुआ है, कभी दिन में शक्ल दिखा दी, पूरी रात बाहर हैं, बच्चा रो रहा है और वो हाउस हेल्प ही पाल रहे हैं। तो ऐसे में फादर ने ना फिर क्या किया था कि वो कोर्ट गए थे कि भाई ये नहीं रख लेंगे ध्यान, वो नहीं रखना चाहती हैं तो दिला दो। तो ऐसे केस में वापस से कस्टडी फादर के पास आ जाती है। यहाँ पे मदर की सूटेबिलिटी देखी गई कि एक तो वो चाह ही नहीं रही थी, और ऊपर से इमोरल लाइफ और 10 चीज़ें, तो हाँ ये सब मैटर कर जाएगा। अब आप आ जाइए पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन पे। पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन में क्या कह रहा है ये कि जो नेचुरल गार्जियन है हिंदू माइनर के, उनके पास क्या पावर है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन टू डू ऑल एक्ट। अब देखो कई बार ये ऐसा होता है कि जो नेचुरल गार्जियन होते हैं, मान लो एक गार्जियन है, बच्चे को बच्चे के नाना ने या दादा ने उनके बच्चे के जन्म पर एक प्रॉपर्टी दी, एक लैंड दिया, पूरा बड़ा घर है वो, 10-12 करोड़ का घर है, जो बच्चे के जन्म पर बच्चे को बच्चे के दादाजी से मिला था। अब 10 करोड़ का घर है, लेकिन आगे चल के क्या हो जाता है ना कि बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है। अब जब बच्चे को बीमारी हो जाती है, उसके इलाज में जितना पैसा चाहिए वो उसके पेरेंट्स के पास नहीं होता है। अब बच्चे का इलाज कराना तो बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करते हैं कि वो घर बेच देते हैं। तो अब यहाँ कैपेसिटी समझो कि वो बच्चे के नेचुरल गार्जियन हैं, वो सारे एक्ट कर सकते हैं जो नेसेसरी हैं और रीजनेबल हैं और प्रॉपर हैं उस बच्चे के बेनिफिट के लिए, ठीक है, उस बच्चे के बेनिफिट के लिए वो सारे एक्ट कर सकते हैं। हाँ, यही काम डी ज्यूरे गार्जियन नहीं कर सकता था। अगर ऐसी ज़रूरत आ भी पड़ती, डिफेक्टो गार्जियन है और जो आपके टेस्टामेंटरी गार्जियन है, उन्हें फिर भी एक बार कोर्ट में जाना पड़ता, कोर्ट की एक परमिशन लेनी पड़ती कि भाई देखो बच्चा ऐसे ऐसे बीमार है, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, बच्चे की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो उसके दादाजी ने उसे दी थी, क्या मैं बेच दूं और इस बच्चे का इलाज करा लूं। लेकिन नेचुरल गार्जियन को ये काम करने से पहले कहीं परमिशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज वो जो एक्ट है वो नेसेसरी, रीजनेबल, प्रॉपर है और बच्चे के बेनिफिट में है। अब रियलाइजेशन प्रोटेक्ट बेनिफिट ऑफ द माइनर एस्टेट बट द गार्जियन कैन नो केस बाइंड माइनर इन बाय पर्सनल, ये मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन एक बात यहाँ तक और सुनो, नो केस से मैं भी समझाऊंगी। जैसे आपने कई बार ये देखा होगा कि बच्चों को हॉस्टल भेज देते हैं पेरेंट्स, जो ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं उनको कई बार इसे डरा देते हैं कि आप ऐसे ही करोगे तो आपको हॉस्टल भेज दिया जाएगा। देखो कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो माइनर के बेटरमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, कुछ अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बताऊं, कुछ सख्ती करना कई बार इतना ज़रूरी होता है जो बच्चे के बेटरमेंट में होता है, लेकिन उस लेवल पे स्ट्रिक्टनेस या उस लेवल पे सख्ती जो नेचुरल गार्जियन है ना वही कर सकते हैं, बाकी कोर्ट की परमिशन लेंगे। तो ये पावर है नेचुरल गार्जियन की, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो चाहे उस बच्चे को लेकर हो, ये वाली पावर ना बाकी गार्जियन पोजेस नहीं करते हैं। वो फिर भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए उनको जाना पड़ेगा, कोर्ट देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट समझाना था, नो केस बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कन्वेंट। अब मान लो कि वही जो गार्जियन है वो ऐसा नेचुरल गार्जियन बच्चे को किसी ऐसे के बड़ा हो जाएगा ना, तो ये आपके यहाँ 6 साल तक नौकरी करेगा,
अभी आप इतना पैसा दे दीजिए। नहीं भाई, बच्चे को किसी ऐसी चीज में मत बांधो। आप जो उसके लिए कर सकते हो, चलो एक बार को प्रॉपर्टी बेच दो, समझ आता है। बच्चे को किसी ऐसी चीज में नहीं बांध सकते आप कि आपके यहाँ 6 साल तक काम करेगा, 5 साल तक काम करेगा, या ये करके देगा वो। नहीं, आप माइनर को ऐसे बाउंड नहीं करेंगे। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि अगर आपको एक बार को प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, ठीक है, माइनर को आप कहीं बांधो मत कि उस बेचारे बच्चे को अता पता भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और आपने उसको कहीं पे ऐसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया है। अगला क्या कह रहा है, द नेचुरल गार्जियन शेल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। अभी यहाँ तक इनकी थी इनहेरेंट पावर। अब आ जाते हैं कि कुछ जगहों पे नेचुरल गार्जियन तक को परमिशन लेनी पड़ेगी। अब नेचुरल गार्जियन कहाँ पे करेंगे, अब जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करना है, रेंट पे ही देना है मान लो, ठीक है। जनरली परमिशन के लिए नहीं जाते हैं नेचुरल गार्जियन, लेकिन फिर भी एक कंसेप्ट है, आप देखो। क्योंकि अब अगर मान लो मैं बच्चा अभी 15 साल का है तो स्टिल माइनर, और मैं इसकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रही हूँ। अब मैं इसकी मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी कर रही हूँ वो 6 सालों के लिए कर रही हूँ। भाई इतने में तो ये मेजर हो जाएगा, और मैं इतना लंबा पीरियड कैसे उसको मॉर्गेज कर सकती हूँ। तो वहाँ ये कुछ चीज़ ऐसी होती हैं। अब मैंने बेच ही दिया, कुछ अता पता नहीं है कि वो किस लिए किया गया, क्यों हुई वो सेल, उसका क्या है। यहाँ पे भी कोर्ट के पास जाओ, किसी को गिफ्ट ही कर दी प्रॉपर्टी। अब गिफ्ट करना तो बहुत ही अनरीजनेबल हो जाएगा, अनलेस अनटिल कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जरूरी है। एक्सचेंज, अदरवाइज ये सारा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है माइनर की। लीज किसी भी पार्ट को प्रॉपर्टी के, अब टर्म याद रखना कि कितना टर्म, 5 साल। 5 साल से ज्यादा करोगे तो फिर आप परमिशन लेने जाओगे, ठीक है। और एक टर्म ऐसा है कि एक्सीडिंग मोर देन 1 ईयर बियॉन्ड द डेट ऑन विच माइनर विल अटेन मेजोरिटी। अब एक 17.5 ईयर्स का बच्चा है, अब आप 1 साल से एक्सीड कर दोगे प्रॉपर्टी, 2 साल कर दोगे, इतने में तो ये बच्चा मेजर हो जाएगा ना। तो ये बच्चा मेजर नहीं हो तब तक आप इसका बेटरमेंट देख लो, मेजर हो जाएगा तो ये थोड़ा बहुत खुद देख लेगा अपना, ठीक है। तो आप उसकी प्रॉपर्टी कहीं ऐसे नहीं फंसा दो कि वो बड़ा भी हो जाए और वो अपनी प्रॉपर्टी का बिल्कुल भी कोई बेनिफिट ना ले पाए। एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नेचुरल गार्जियन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सबसेक्शन 1। अब वो डिस्पोजल हुआ, मतलब कोई भी किसी भी कारण से कुछ नहीं पता और वो कोर्ट नहीं गए, उन्होंने बताया ही नहीं कि इस बच्चे की प्रॉपर्टी है, सीधी बात है बेचोगे भी अगर तो कोर्ट में जाके रजिस्टर्ड तो कराओगे, और इस चीज को रजिस्टर्ड कराने के लिए ओनर का तो सिग्नेचर चाहिए। अब जो आपका ओनर है वो तो माइनर है, अब माइनर नहीं है तो माइनर के बिहाफ पे आओगे। बिहाफ पे कैसे आओगे, एज अ गार्जियन आओगे, तो इन्फॉर्म तो इनडायरेक्टली करोगे ही इसको। एसेंट तो वहां आ ही गई पॉइंट। अब बिना ये सब करे, सब में पड़े अगर आप कर दोगे तो ये चीज हो जाएगी वॉइडेबल। वॉइडेबल क्यों, अब जब ये बच्चा मेजर हो जाएगा, अब अगर इसको लगेगा नहीं भाई मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल ठीक किया था, उस टाइम पे ये चीज जरूरी थी, ठीक है, तो वो उसको रहने देगा, और वरना जाकर क्लेम करेगा कि मैं माइनर था और ये ऐसा हो गया, प्रॉपर्टी मेरी है। अब क्या कह रहा है 4th वाला क्लॉज कि नो कोर्ट शैल ग्रांट परमिशन टू द नेचुरल गार्जियन टू डू एनी ऑफ द एक्ट। ये जितने भी एक्ट बताए गए हैं जब तक बहुत जरूरी ना हो और बच्चे के ही फायदे के लिए ना हो, जब तक बहुत जरूरी नहीं हो और बच्चे के ही फायदे के लिए नहीं हो तब तक अब कोर्ट भी इनको कोई परमिशन ये नहीं कह सकते कि हमें चाहिए। हम बीमार हैं, बच्चा बीमार है, समझ आता था, कोर्ट वहां पे परमिशन दे देगा। हम बीमार हैं, हमें अपने लिए बेचना है, अगर हमारा इलाज नहीं हुआ तो हम दोनों में से किसी एक की जान को खतरा है, तो नहीं, वो प्रॉपर्टी माइनर की है। और देखो ये चीजें एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ तब उठते हैं जब वो मैटर कोर्ट में चला जाता है, वरना पेरेंट्स जनरली यूज कर लेते हैं। नेचुरल गार्जियन के पास ये पावर है, अगर फिर वो बात कोर्ट तक जाती है तो नेचुरल गार्जियन के पास ये पावर नहीं है। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट क्या कहता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, लेट मी सी, नहीं 5th नहीं पढ़ेंगे आप, 6th है आपके लिए इम्पोर्टेंट। 6th में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि कोर्ट क्या, कौन सा कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, या फिर
कोर्ट को एम्पावर किया गया हो। फिलहाल आपको सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दो नाम याद रखने हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अब ये भी बनता है कि अगर बच्चे की प्रॉपर्टी बिना परमिशन के, बिना कोर्ट की परमिशन के ट्रांसफर कर दी गई है, मान लो कि किसी के लिए विल में लिख दी गई है, कोई भी वे ऑफ ट्रांसफर है, तो वो क्या वॉइड हो जाता है? तो वो कभी भी वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, वो हमेशा वॉइडेबल होता है, क्योंकि वो फिर किसके ऊपर रहता है? माइनर के ऊपर रहता है, फिर जैसा वो चाहे। ठीक है। और लिमिटेशन पीरियड, हाँ ये लिमिटेशन पीरियड भी इसमें मार्क कर लिया। एक पॉइंट है अब आपका, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रांट ऑफ कस्टडी। ठीक है, क्या पॉइंट है आपका? सिग्निफिकेंट फैक्टर्स फॉर द ग्रांट ऑफ कस्टडी। इसमें क्या है ना कि देखो, जब कस्टडी दी जाती है, कस्टडी गार्जियनशिप में फर्क है, गार्जियनशिप दी नहीं जाती है, जो गार्जियन है भाई वो है, बाकी अगर पेरेंट्स विल से अपॉइंट कर रहे हैं तो वो गार्जियन है, अगर पेरेंट्स नहीं करके गए, नेचुरल भी नहीं है, तो कोर्ट अपॉइंट करेगा या कोई डी ज्यूरी आता है। कस्टडी दी जा रही है, अब कस्टडी के लिए क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं? तो एक विवेक सिंह वर्सेस रोमानी सिंह थे, 2007 का केस है। तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहला बच्चे के लिए, तो बच्चे को एक देखते हैं कि वहां पे जहां दिया जा रहा है कस्टडी में, वो बच्चे के प्रति लॉयल है या नहीं, बच्चे को ठीक से। अब देखो, दो पेरेंट्स अगर झगड़ रहे, सिंपल सी बात है, और चॉइस छोड़ दी बच्चे पे, ये चाइल्ड है, ये इसकी मदर है, ये इसके फादर हैं। अब बच्चा इतना बड़ा है कि बच्चे से पूछा जा सकता है कि आप किसके पास रहना चाहोगे। तो इस केस में सिर्फ इतना बताया कि इस चीज से ना काफी सवाल उठते हैं। अब बच्चा अगर बोल सकता है, बच्चे से पूछा किसके पास रहोगे, तो वो मदर को छोड़कर फादर को चूज कर रहा है कि भाई मैं तो अपने फादर के पास रहूंगा। तो कहीं ना कहीं वो जो डाइवोर्स केस चल रहा है, 10 चीजें चल रही हैं, तो मदर पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि वाई द चाइल्ड इज नॉट चूजिंग हर। तो यहाँ इस केस में यही समझाया गया है कि प्रेफर कर रहा है एक पेरेंट को बच्चा, तो ये अब इसका पैरामाउंट इंटरेस्ट तो इसकी चॉइस होगी ना, इसको लगता है ये अपने फादर के पास रह सकता है। तो इन सारे मैटर को ना डाइवोर्स केस से अलग रखो, अनलेस अनटिल वो बिल्कुल विजिबली फैक्टर्स से लिंक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर आपके पास ऐसा कुछ विजिबल फैक्टर्स हैं कि जिससे साफ साफ दिख रहा है कि ये दो चीजें एक है, क्योंकि बच्चे का प्रेफरेंस देना से आप दूसरे इंसान के कैलिबर पे नहीं सवाल उठा सकते, क्योंकि उठ जाता है बच्चे की जो चॉइस होती है, वो फिर बच्चा भी गिल्ट में रहता है। अब बच्चे को चॉइस दे दी, अब वो लाइफ लॉन्ग मदर, इसमें साफ साफ ही कहा गया था कि बच्चा लाइफ लॉन्ग मदर को देखेगा, मान लो मदर की कोई गलती नहीं थी, ये लाइफ लॉन्ग गिल्ट में रहेगा कि मैंने इसको नहीं चुना, अब मैं इससे कैसे सामना करूं, मैं इनसे कैसे मिलने जाऊं, अगर कभी विजिट भी करना है, मैंने इन्हें चूज नहीं करा। तो कस्टडी का ऑप्शन बच्चे की चॉइस पे ही बहुत कम होता है। छोटा बच्चा है तो जनरली क्या होता है कि माँ को दे देते हैं, और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो बच्चे से पूछ ही लिया जाता है कस्टडी के लिए। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और कोर्ट कहता है कि बच्चे के लिए इन सारी ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आगे, अब ये इसे ब्लेम नहीं करें लाइफ लॉन्ग, बच्चे को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें इसमें बताई गई थी। टेस्टामेंटरी गार्जियन एंड देयर पावर, सेक्शन नंबर 9। एक तो आप ये याद रखना कि कहाँ पे दिया गया है, तो इतना लंबा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, मुझसे सुन लो बस। तो जो टेस्टामेंटरी गार्जियन है वो कौन है? टेस्टामेंटरी वर्ड से क्या याद आ रहा है? टेस्टामेंटरी वर्ड से विल याद आ रहा होगा। ठीक है, अब विल कैसे, एक बात बताओ, अगर ऐसा करे कोई फादर कि उसकी मदर तो जिंदा है बच्चे की, हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले गार्जियन कौन? फादर, इनके बाद गार्जियन कौन? मदर, इनके बाद कौन है जिसके लिए ये लोग ये विल कर जाएंगे, तो मदर की डेथ के बाद ये इंसान आ जाएगा पिक्चर में, ये विल कर जाएंगी तो इनकी डेथ के बाद ये पिक्चर में आ जाएगा। लेकिन क्या हो कि फादर ने विल बना दी है, फादर ने एक टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट कर दिया है और कह दिया है कि मेरी डेथ के बाद बच्चा इनको गार्जियनशिप चली जाए। जनरली किसको जानी चाहिए? फादर की डेथ के बाद मदर को जानी चाहिए, और मदर के बाद जो अपॉइंट हुए हैं उनको।
लेकिन फादर ने अपनी विल में क्या लिखा कि मेरी डेथ के बाद सारी गार्जियनशिप जो है इस टेस्टामेंटरी गार्जियन को चली जाए, ना कि यहाँ जाके। तो क्या इस विल का कोई पॉइंट है, वैलिडेशन है? आंसर इज नो भाई, बिल्कुल नहीं है कुछ भी ऐसा। विल में जिस गार्जियन को अपॉइंट कर दिया है ठीक है, लेकिन फादर के बाद जो गार्जियन है वो मदर ही है, और मदर के बाद होगा विल से अपॉइंट। मान लो फादर ने किसी को अपॉइंट नहीं कर रखा, मदर अपॉइंट कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर फादर ने विल में किसी को अपॉइंट कर दिया तो मदर को ना दे के फिर उसे दे दो अगर मदर जिंदा है तो। ये नहीं करेंगे आप। ये एक पॉइंट आपको, ये एक फैक्ट इस चीज में ध्यान रखना है, ठीक है। एक पॉइंट और है इसमें, फॉर एन इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए जो टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट कर सकता है, विल कर सकता है, वो सिर्फ मदर कर सकते हैं। देखो इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए जो नेचुरल गार्जियन हो रही थी, इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए जो नेचुरल गार्जियन हो रही थी वो भी मदर थी, फादर नहीं थे। पहले मदर थी, इनके बाद फादर थे। और इसी इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए अगर विल से कोई टेस्टामेंटरी गार्जियन अपॉइंट करना है तो वो भी मदर को राइट है। पहला राइट किसको है? मदर को है। मदर नहीं है तो देखे जाएंगे फादर, ठीक है। इलेजिटिमेट चाइल्ड के केस में सारे राइट्स पहले मदर के पास हैं। बताओ क्लियर? क्लियर हैं आप यहां तक? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, आगे क्या है? कैपेसिटी, बस सेक्शन ऊपर ऊपर से देखो और कुछ नहीं। इनकेपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। अब जब बच्चा बिलो 18 है तो वो अपनी प्रॉपर्टी का गार्जियन तो नहीं हो सकता है ना, कोर्ट ही अपॉइंट करेगी अगर नेचुरल गार्जियन नहीं है तो। डिफेक्टो गार्जियन मैंने समझा दिया था कौन है, वो माइनर की प्रॉपर्टी से डील नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं मैंने ये भी समझा दिया था, सेक्शन 11 में दे रखा है। गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है ना, तो वो जॉइंट फैमिली के ही हिसाब से बढ़ती है, जैसा हमने सक्सेशन में पढ़ा है। उसमें उस प्रॉपर्टी के लिए आप गार्जियन अपॉइंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी भी वजह से कोर्ट को लगता है ना तो फिर वो कर दिया जाता है, बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है। जनरली नहीं होता, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में वहां पे गार्जियन अपॉइंट नहीं होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बच्चे का वेलफेयर है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्शन में दिया है। कई बार ना आंसर ही लिख रहे होते हैं तब भी काम आ जाता है कि ऐसे लिख देते हैं, एज वी कैन से दैट द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसके अंदर आपका जो सेक्शन नंबर 13 है वो हमें क्लियरली बताता है दैट वेलफेयर ऑफ अ माइनर टू बी अ पैरामाउंट कंसिडरेशन। कभी आंसर राइटिंग में लाइन यूज हो जाती है, तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखना कि बच्चे का वेलफेयर इंपॉर्टेंट है। हमारा ये एक्ट हो चुका है खत्म, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। कल 2-4 मिसलेनियस पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, कर्ता का रोल, 1-2 चीजें और, अगर कुछ बचता है कुछ केस लॉज दे दूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है अब करने के लिए। बताओ सब क्लियर? सक्सेशन पे केसेस मिल जाएंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट है मैं अपलोड करा दूंगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो चुका है एक्ट, खत्म करें इसको। कल मिलते हैं, जो थोड़े बहुत मिसलेनियस से पॉइंट्स हैं मैं ढूंढती हूँ आपके लिए आगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो करते हैं, क्योंकि पारुल लास्ट का इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन की हेडिंग पढ़ लो। ये 13 कहता है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड पैरामाउंट कंसिडरेशन है, गार्जियन बच्चे के अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। डिफेक्टो गार्जियन तो मैंने बहुत अच्छे से शुरू में ही समझा दिया था कि वो खुद से अगर कोई एक्ट करने लगे तो वो प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकता, हो सकता है लालची हो। अब माइनर तो अपनी प्रॉपर्टी का गार्जियन होगा नहीं। अब बताओ, अब क्लियर हो? इसे आपको भी भगा के ही पढ़ना है, इसे लेके मत बैठी रहना, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऊपर ऊपर से सेक्शन नंबर पढ़ना है इसको, इतना देखो जो चीज लेकर बैठने वाली होती है वो हमने डिस्कस कर लिया है, इस पे टाइम वेस्ट मत करना अपना, ऊपर से पढ़ो, बात खत्म है, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। क्लियर?
कल कंटिन्यू करते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।